नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि इस्टवाल। इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं क्या सच है, क्या झूठ है, जो भी खबरें कोरोना वायरस से जुड़ी हुई है। साथ ही हम दुनिया भर के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ आपके लिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज भी लेकर आते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं वैक्सीनेशन की। 27 फरवरी को स्वास्थ्य मंत्रालय ने 20 बीमारियों की एक लिस्ट जारी की, जिनके होने पर ही 45 से 69 साल के लोग टीका लगवाने के योग्य होंगे। लेकिन इस लिस्ट पर कुछ जानकार सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि ये एक बेहद संकीर्ण सूची है, जिसकी वजह से कुछ जरूरतमंद लोग छूट जाएंगे। इस लिस्ट में ज्यादा जोर गंभीर बीमारी वालों और कम से कम 2 बीमारी वालों को ही टीका देने पर जोर है। और उदाहरण के लिए हाइपरटेंशन या उक्त रक्तचाप को देख लीजिए। एक आम तकलीफ है जो सीवियर कोविड और कोविड से मौत का खतरा आपका बढ़ा देती है, लेकिन हाइपरटेंशन आपको अकेले वैक्सीन की कतार में खड़े होने योग्य नहीं बनाता है। इसके साथ डायबिटीज या एंजाइना जैसी तकलीफ होने पर ही आप टीके के योग्य माने जाएंगे। तो ऐसे में क्या वाकई में ये लिस्ट बहुत सीमित है? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने वाले हैं अनंत भान, जो कि रिसर्चर हैं इन बायोएथिक्स, ग्लोबल हेल्थ एंड पॉलिसी के, और साथ में डॉक्टर डी प्रभाकरन भी जुड़ गए, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं रिसर्च एंड पॉलिसी के सेंटर फॉर कंट्रोल ऑफ क्रॉनिक डिसीजेस PHFI के। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भान साहब, आपके साथ पहले शुरुआत करना चाहूंगी, क्योंकि जो जानकार मानते हैं कि शायद ये एक सीमित लिस्ट है, इसको शायद थोड़ा और इस नेट को वाइड किया जा सकता था, उसमें शायद आप भी शामिल हैं। धन्यवाद अंजलि जी। बिल्कुल, मेरे ख्याल में जो ये लिस्ट निकाली गई है, पहली बात बहुत अच्छी बात है कि हमने लिस्ट निकाली है, और अब हम एल्डरली पॉपुलेशन और जिनको कोमोर्बिडिटी है उन पे हम वैक्सीनेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि ये इस समय पैंडेमिक रिस्पॉन्स में बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा। आप जानते हैं कि अब केसेस फिर बढ़ने लगे हैं कई राज्यों में, और अगर हम वैक्सीनेशन के एफर्ट्स बढ़ाएंगे, हमारा कवरेज बढ़ाएंगे, तो शायद पॉपुलेशन लेवल पे जो प्रोटेक्शन की बात करते हैं वो बढ़ सकेगी। इस लिस्ट के बारे में जो थोड़े कंसर्न्स हैं वो ये हैं कि इसको समझ पाना एक थोड़ा मुश्किल होता है। अगर मैं पेशेंट हूँ कोमोर्बिडिटी के साथ, तो अपने आप को इस लिस्ट में ढूंढ पाना मेरे लिए मुश्किल रहेगा। जो प्रोसेस है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। आपको एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाना है, जिसे सर्टिफाई करना है। जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो थोड़ी बहुत ही नैरो हैं, क्योंकि आपको मल्टीपल कोमोर्बिडिटीज होनी चाहिए, सीवियर कोमोर्बिडिटीज होनी चाहिए। तो क्या इस समय पे हम इसको थोड़ा ढील दे देते तो शायद वो अच्छा रहता। हमारे पास शॉर्टेज वैक्सीन्स की पहले थी, अभी भी थोड़ी बहुत है, बट वैक्सीन कंपनीज ये भी बोल रही है कि भाई हमारे पास बहुत सारे डोजेस हैं। तो अगर हम थोड़ा एग्रेसिव हों अपने अप्रोच में और थोड़ा ज्यादा इंक्लूसिव हों तो शायद ये बेहतर रहता। और कारण ये है कि हम चाहते हैं कि जो रिस्क पे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा कवर कर सके। अब अगर मैं लिस्ट की तरफ ध्यान दूं तो लिस्ट जैसे कि मैंने पहले कहा, आप पढ़ेंगे तो हाइपरटेंशन है तो वो काफी नहीं है। आपको एक वर्ग के लिए या एक पीरियड के लिए हाइपरटेंशन होनी चाहिए, साथ में एक और कोमोर्बिडिटी होनी चाहिए। कई ऐसे वर्ग हैं जिन्हें शायद कवर नहीं किया है। फॉर एग्जांपल जो सीवियर मेंटल डिसऑर्डर होता है, जिनको इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की बहुत जरूरत होती है। इंस्टीट्यूशनल केयर में बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कई बार अस्पताल जाना पड़ता है, जिनको रिस्क रहता है, क्योंकि अस्पताल में रिस्क ज्यादा भी रहता है आपको एक्सपोजर का। तो ऐसे वर्ग भी इंक्लूड किए जाए, ये हमारा सजेशन रहा है। और कोई भी डॉक्यूमेंट एक रिटन इन स्टोन नहीं होना चाहिए, जिसका मतलब इसको लिविंग डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो अच्छी बात रहेगी, अपडेट होता रहे। तो डॉक्टर प्रभाकरन काफी एक्सपीरियंस है, बाकी मेंबर्स हैं, शायद इन चीजों पे ध्यान देंगे तो और इंक्लूसिव बनेगा। जी बिल्कुल, डॉक्टर डी प्रभाकरन जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो शामिल थे इस लिस्ट को बनाने में। डॉक्टर प्रभाकरन, आप लोग एड्रेस करने वाले हैं जल्दी इन इश्यूज को? बिल्कुल सही। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस इंटरव्यू पैनल। बहुत धन्यवाद। ये एक बात कहना चाहता हूँ, कहीं से तो शुरुआत करना है, एंड आई थिंक दिस इज अ ग्रेट स्टार्ट, ये अच्छी शुरुआत है। दूसरी बात है कि कहते हैं नैरो है, बट ये जो 60 साल के जो ऊपर हैं, ये कम से कम 50-60% लोग होते हैं जिनको हाइपरटेंशन या डायबिटीज या दूसरी जो क्रॉनिक डिजीज होती है, क्रॉनिक बीमारी होती है, वो नियरली 60-70% उसी में कवर हो जाते हैं। जो बचा हुआ 30-40%
ये जो लिस्ट बनी हुई है दैट इज मेड फॉर अ प्रैक्टिकल पर्पस, क्योंकि जो नहीं तो बहुत कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम बनना पड़ता है जो कोविन ऐप में या ऐप के थ्रू करने के लिए। सो फिलहाल इससे शुरुआत किया हुआ है, बट इट विल गेट एक्सटेंडेड टू अदर्स। दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ, सिर्फ अगर हाइपरटेंशन है तो रिस्क है, बट अगर हम एज एडजस्ट करेंगे, मतलब एज के मुताबिक हम लेंगे, तो जो यंगर एज में ब्लड प्रेशर ज्यादा है उनका रिस्क बहुत कम है एज कम्पेयर टू जो ओल्डर एज लोगों में जिनको हाइपरटेंशन होता है। तो इसलिए ये डिवीजन बनाया हुआ है। सो अल्टीमेटली एवरीबडी विल गेट कवर्ड। अगर आप कहेंगे कि इस वजह से बहुत सारे लोग जिनके डिजीज है वो कवर्ड नहीं है, मैं कहूंगा कि इट मे बी अराउंड 5-10% ऑफ द पॉपुलेशन वो भी कवर हो जाएंगे। एंड डॉक्टर भान साहब का जो राय है अबाउट सीवियर मेंटल इलनेस, दैट्स वेरी वेल टेकन एंड आई थिंक इट शुड बी कवर्ड। डॉक्टर प्रभाकरन, ये भी सवाल उठ रहे थे, कुछ कह रहे थे कि क्यों नहीं इसको एज बैंड्स के साथ कर दिया गया, जैसे दूसरे देशों में चल रहा है कि आप उम्र के हिसाब से टीका लगा दीजिए, क्योंकि अक्सर बीमारी और उम्र का कहीं ना कहीं एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक रिश्ता सा आ जाता है। राइट, अब आप जो कह रहे हैं वो सही है, बिल्कुल एज के मुताबिक एज बढ़ते बढ़ते तो रिस्क ज्यादा होता है। बट एक प्रॉब्लम है हमारे देश में दैट ये जो क्रॉनिक डिजीज है, पर्टिकुलरली जो हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जो है वो यंगर एज में आ जाता है। मतलब अगर मान लीजिए वेस्टर्न कंट्रीज में 60 साल के बाद बहुत सारे लोगों को ये हार्ट डिजीज वगैरह होता है, हमारा 45-50 साल में ही शुरू हो जाता है। तो इसलिए जो रिस्क ज्यादा है ये डिजीजेस की वजह से, बट एज की वजह से कम है। वो कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन बना के ये लिस्ट बनाए हैं। अनंत, जितनी वैक्सीन डोजेज अभी हमारे पास हैं या जितना हमारा प्रोडक्शन हो रहा है उसके हिसाब से, और साथ में ताकि केओस भी ना हो, अस्पतालों में लोगों का आना थोड़ा स्मूथ रहे, उसके हिसाब से शायद इस वक्त धीरे धीरे ग्रेडेड तरीके से लोगों को अस्पताल तक लाना शायद ये बेहतर नहीं होगा। ऐसे में लिस्ट अगर संकीर्ण ही रहे तो इसमें क्या गलत है? देखिए, ये बात सही है कि हम नहीं चाहते हैं कि आप वैक्सीनेशन के लिए जाएं तो उससे आपका रिस्क बढ़े। जिसका मतलब है कि कल हमने कई विजुअल्स देखे, आपके चैनल पे भी देखे, बाकी चैनल्स में भी दिखाए गए, कई एल्डरली सीनियर सिटीजन्स गए थे, लाइन में रुके रहे, प्लेटफॉर्म में इश्यूज हुई तो 2-2, 3-3 घंटे उन्हें रुकना पड़ा। तो वो तो रिस्क फैक्टर है। हम सब जानते हैं कि वैक्सीनेशन का जो साइट है वो एक रिस्क फैक्टर नहीं बनना चाहिए, उसके बारे में बहुत एहतियात की जरूरत है। और इसीलिए प्लेटफॉर्म आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेटफॉर्म पे जो रजिस्ट्रेशन होता है, आपका अलॉटमेंट होता है कि आप इतने बजे आए, इस डेट को आए, ये आपका स्लॉट है, अगर वो हम ठीक कर दें तो फिर ये इशू नहीं आएगी। अगर लोगों को कंफ्यूजन रहेगा कि मैं कब जाऊं, किधर जाऊं, आज जाऊंगा तो शायद मेरा नंबर पहले आएगा, 2-3 दिन बाद गया तो शायद डोजेस खत्म हो जाएंगे, वो सारा जो कंफ्यूजन है उसे अगर हम थोड़ा पब्लिक एंगेजमेंट और इन्फॉर्मेशन से सॉर्ट आउट करें और सिस्टम को थोड़ा ठीक करें, जिसपे आई एम श्योर काम चल रहा है, तो ये कंसर्न कम होगा। कि क्योंकि अगर आपको पता है कि आज भाई 100 लोगों को ही लगना है और मेरा नंबर 75th है और मुझे दिन में 3 बजे जाना है, तो फिर मैं जाऊंगा, मेरा वैक्सीनेशन होगा, 15-20 मिनट, आधे घंटे में मैं बाहर आ जाऊंगा। अगर मुझे 3-4 घंटे वहां रुकना पड़े, बहुत लोगों के साथ रुकना पड़े, तो मेरा रिस्क बढ़ जाएगा। तो मेरे ख्याल से वो प्लेटफॉर्म की इशू है, वो उसके लिए उसका लिस्ट से इतना डायरेक्ट ताल्लुकात नहीं है। बिल्कुल, आप दोनों हमारे साथ जुड़े इसके लिए शुक्रिया आपका। सरकार से उम्मीद यही करते हैं कि लिस्ट जल्दी ही थोड़ा और वाइड होगी, थोड़ा ऑल एनकम्पासिंग होंगी, लोग इसमें शामिल हो पाएंगे। और बहुत जरूरी ये भी कि सरकार की तरफ से लगातार एक डायलॉग किया जाए, संचार किया जाए, लोगों को बताया जाए कि ये लिस्ट कैसी है, आप इसमें कैसे फिट होते हैं, सबको इसकी जानकारी रहे। चलिए अब बात करते हैं वैक्सीन की। जो नई नई वैक्सीन आ रही हैं, बाजार में मिल रही हैं, अब अमेरिका में जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन भी उपलब्ध हो जाएगी, उसको इमरजेंसी अप्रूवल मिल गया है। ये वैक्सीन क्यों खास है? क्योंकि ये $10 में मिलेगी, यानी कि जो वैक्सीन फाइजर की है, मॉडर्ना की है, ये दोनों जो मल्टीपल डोज वैक्सीन हैं उससे सस्ती, कहीं सस्ती। और साथ में एक अच्छी बात इसके बारे में एक और है कि ये स्टोर करना आसान है, टेम्परेचर को लेकर के इसकी इतनी चिंताएं नहीं है। ऐसे में जो यूएस में वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है उसको कितना बल मिलेगा ये जाने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो जॉनसन एंड जॉनसन की इस वैक्सीन को अब आपात मंजूरी मिल चुकी है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर एशिता द्विवेदी जुड़ गई हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एशिता हमसे यूएस से बात कर रही हैं। एशिता, ये जो जॉनसन एंड जॉनसन
की वैक्सीन को ऑथराइजेशन मिला है, इसका वैक्सीन ड्राइव जो यूएस में चल रही है, इस पर क्या इम्पैक्ट या असर हो सकता है? जी अंजलि, शो पे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और नमस्कार। ये बहुत खुशखबरी की बात है कि एक तीसरी वैक्सीन अभी उपलब्ध है यूनाइटेड स्टेट्स में। एफडीए ने ये अप्रूव कर दी है और हम होपफुल हैं कि इसके साथ ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन पहुंचाया जाएगा और ज्यादा लोगों को उपलब्धि होगी वैक्सीनेशन। और ये वैक्सीनेशन एक बहुत महत्वपूर्ण टाइम पे आती है क्योंकि अभी केसेस भी काफी हैं और अभी हम देख रहे हैं कि वेरिएंट्स भी बढ़ रहे हैं पूरे विश्व में। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम जितने ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर सकते हैं जितनी जल्दी, उसी से हम ये पेंडेमिक के पार आ सकेंगे। बिल्कुल, तो वैक्सीन बहुत अहम हो जाती है, भारत में भी हम इस बात को समझते हैं। चलिए, एक और जो अहम चीज रही है वो यूएस में जो डेली केसेस आ रहे हैं उसके ग्राफ को अगर हम देखें तो उसमें गिरावट आनी शुरू हो गई थी। अब ये गिरावट तो जरूर आ रही थी, लेकिन जो केसेस का ग्राफ है अब वो कहीं ना कहीं स्टैग्नेट करने लग गया, यानी कि एक जगह पे आके अटकने लगा है। तो इशिता, क्या वजह आपको लगती है, क्योंकि सीडीसी की तरफ से भी ये वार्निंग आई थी कि ये जो यूएस का डेली केसेस का ग्राफ है वो इसलिए गिरना बंद हो गया है क्योंकि शायद कहीं ना कहीं म्यूटेंट स्ट्रेन्स आ गए हों, तो इसका कितना खतरा आप मानती हैं? जी अंजलि, हम कॉशियस रहना चाहते हैं कि ये वेरिएंट्स नए आ रहे हैं दक्षिण अफ्रीका से और यूके से भी, तो इसीलिए हमें जो मास्क पहनना और जितना हम सोशल डिस्टेंसिंग कर सकते हैं ये अभी भी जरूरी है, चाहे आपको वैक्सीनेशन मिला हो या ना मिला हो, क्योंकि अभी हमें ये नहीं पता कि ये वैक्सीनेशंस जो फाइजर और मॉडर्ना की यूएस में उपलब्ध हैं ये कितनी इफेक्टिव हैं इन वेरिएंट्स के आगे। और दूसरी बात ये है कि अभी प्लेटो हो रहा है केसेस में, अभी हम देख रहे हैं कि हॉस्पिटलाइजेशंस और केसेस भी कम हो रहे हैं, पर ये ज्यादातर जैसे हम अपना मास्क पहनने से और सोशल डिस्टेंसिंग से हो रहा है। तो ये हमें जरूरी है कि हम जारी रखें अपने एफर्ट्स इस पेंडेमिक को कम करने के लिए। बिल्कुल, तो वैक्सीनेशन कुछ हद तक जिम्मेदार है, लेकिन जैसा कि हमारी डॉक्टर कह रही हैं कि ज्यादा जिम्मेदार है जो रवैया बदला है अमेरिकियों का मास्क पहनने को लेकर, दूरी बनाए रखने को लेकर। तो हमें भी इस बात को याद रखना होगा कि हम भी वैक्सीनेशन के बाद इसको जारी रखें। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक इस वक्त ले रहे हैं, वापस आएंगे तो आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देंगे। अब वक्त है आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देने का, और हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर समीर भाटी, जो कि मेंबर हैं वैक्सीन अवेयरनेस कैंपेन कमेटी एंड डायरेक्टर हैं स्टार इमेजिंग पैथ लैब के। डॉक्टर भाटी, शुरुआत करते हैं। पहला सवाल जो हमें भेजा गया है वो ईशानवी गुप्ता ने भेजा है, सुनिए। मेरा प्रश्न यह है कि अगर वैक्सीन का पहला डोज लेने के बाद कोविड हो गया है तो दूसरा डोज लेना है या नहीं, और अगर लेना है तो कितना गैप रखना होगा? डॉक्टर जी हाँ, देखिए, जो इसके अंदर कुछ हम कहते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, जिस केस में हमें वैक्सीन नहीं लगानी है। अगर पेशेंट कोविड पॉजिटिव है तो उस समय वैक्सीन नहीं लगानी है, कि कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट अगर आपके पास है, आप कोविड पॉजिटिव है, तो उस समय आप वैक्सीन नहीं लगा सकते। आपको वही उसका ट्रीटमेंट लेके और उसके बाद गैप देके आपको जाना होगा, पहली बात। दूसरा, जो एज पर गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको जो फर्स्ट डोज लग गई है उसके 28 दिन के बाद आपको सेकेंड डोज लगेगी। जी, यानी डॉक्टर साहब, अगर मेरा 48 दिन गुजर गया और उसके बाद मैं कोरोना से ठीक हुई तो फिर मुझे दोबारा दोनों डोज लेने होंगे? नहीं, दोबारा डोज सेकंड आपको दोबारा सेकंड वाली डोज ही लेनी है, दोनों डोज लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें 28 डेज का ऐसा नहीं है कि ये 28 डेज इसलिए आपको एक टाइम लिमिट दी गई है कि बार बार सबका रजिस्ट्रेशन नहीं, तो कभी फर्स्ट डोज के बाद अगर हम एक बोल दें कि 2 से 3 महीने के टाइम में आप लगा सकते हैं, तो फिर वो एक मतलब उसमें
कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी और थोड़ा क्योस हो जाएगा, इसलिए 28 डेज का टाइम दिया गया। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं, गरिमा वर्मा ने भेजा है। मैं गरिमा वर्मा गुरुग्राम से। मेरा प्रश्न है कि लॉन्ग कोरोना वायरस क्या है और ऐसा क्यों है कि किसी किसी को सिम्टम्स होते ही नहीं और बाकी कई दिनों के लिए प्रभावित है। जी बिल्कुल, इसमें हम कह रहे हैं जिस तरह से पोस्ट कोविड सिम्टम्स आप जिस तरह से पूछना चाह रहे हैं कि कुछ हैं जो एसिम्टोमेटिक है, जिनको कोई सिम्टम नहीं आया, जिनको कोविड हुआ है और कोविड होने के बाद उनको पता भी नहीं चला। देखिए ये डिपेंड करता है सबके इम्यूनिटी के ऊपर कि वो कब अभी अगर हम देखें दिल्ली की भी बात करें तो लगभग आधी से ज्यादा जनता इन्फेक्ट होके रिकवर हो गई और उनको पता भी नहीं लगा उनको कब कोविड हुआ और वो कब रिकवर हो गए। तो हमारी इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है और किनको लॉन्ग स्टैंडिंग होने के काफी समय बाद तक उनको कोविड के इफेक्ट रहते हैं। इसमें कई बार हमने जो अभी देखा गया है कि 3 कैटेगरी की, जैसे जिनको बहुत हल्का माइल्ड से सिम्टम आए और वो ठीक हो गए तो उनको पोस्ट कोविड भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं, और जो आईसीयू तक पहुंचे जिनको काफी कॉम्प्लिकेशन रही तो उनको पोस्ट कोविड रिकवरी का जो समय है वो भी काफी लग जाता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर भाटी इन सवालों के जवाब देने के लिए। और जाते जाते आपको बता दें कि आज दूसरा दिन रहा है वैक्सीन ड्राइव का और बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े लोग आकर अपना वैक्सीन लगवा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कोवैक्सीन का टीका लगाया था और अब स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी स्वदेशी कोवैक्सीन ही लगाई है। गृह राज्य मंत्री जी कृष्ण रेड्डी ने भी वैक्सीन लगवा दी है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने भी टीका लगवाया है। कमल हासन भी टीका लगवा चुके हैं। ये अहम हो जाता है कि सरकार की तरफ से अपने मंत्रियों को कोवैक्सीन देना, यानी कि सरकार का जोर है कि स्वदेशी वैक्सीन कारगर है। तो हमारे आज के कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको एक बार फिर से याद दिलाते जा रहे हैं कि वैक्सीन लगे या ना लगे, आपके लिए मास्क पहनना, दूरी बनाए रखना और हाथों को साफ रखना बेहद जरूरी है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।